थोड़ा पढ़कर आया करो बेटा इलेक्ट्रिसिटी। वी पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना ज़्यादा हम किसी सर्किट में किसी क्या बोलते हैं इसको, सर्किट ही बोलते हैं, जितना ज़्यादा हम घरों में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो होगा और बल्ब उतना ही ज़्यादा ग्लो करेगा। तो रिलेशन इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और इसी से एक रिलेशन निकाला मैंने, V इज इक्वल टू I इंटू R, दिस इज नोन एज ओम्स लॉ। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था ये लॉ कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है, ये कब तक फॉलो करेगा, जब तक टेम्परेचर सेम रहेगा, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे पैरामीटर इसमें सेम होने चाहिए, जैसे लेंथ के बारे में भी बात की गई है, ठीक है, कुछ एरिया के बारे में भी बात करी गई है, टेम्परेचर के बारे में, और मटेरियल के बारे में भी यहाँ बात की गई है। मटेरियल का मतलब ये वायर किस चीज़ की है। सपोज ये कॉपर की वायर है, तुमने यहाँ रबड़ रख लिया तो क्या करंट फ्लो होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कि लॉ कैसे फॉलो होगा। हमें वो चारों ही पढ़ना है डिटेल में कि किसके चेंज करने पे क्या क्या असर पड़ेगा। यहाँ तक कंप्लीट है आप लोग का, ठीक है। देखो एक ग्राफ बनता है, मैं दिखाती हूँ तुम लोग को, ये ग्राफ बहुत आता है, ठीक है। मैं 2 ग्राफ बना रही हूँ। मैंने बस एक रफली सा ऐसा एक डायग्राम बनाया, ठीक है। 2 ग्राफ दिख रहा है। पहले वाले ग्राफ में तुम्हें दिख रहा है एक्स एक्सिस पे मैंने क्या रखा है, करंट रखा है, वाई एक्सिस पे मैंने पोटेंशियल डिफरेंस रखा है, ठीक है। अच्छा, इस वाले सेकंड वाले केस में मैंने एक्स एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस रखा है और वाई एक्सिस पे मैंने करंट रखा है, ठीक है। ग्राफ तो ओम्स लॉ का है। ऐसा कभी भी ग्राफ देखने को आ जाए तो आँख बंद करके आप लिखिएगा ये ग्राफ किसको दर्शाता है, ओम्स लॉ को दर्शाता है, क्योंकि V है और I है। दूसरी चीज़, ये जो स्लोप बनाया है मैंने, ये जो स्लोप बनाया है स्ट्रेट लाइन, ये चीज़ रिप्रेजेंट करती है रेजिस्टेंस को। क्या रिप्रेजेंट करेगी बेटा, रेजिस्टेंस को। ये भी स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, रेजिस्टेंस को। तो एग्जाम का पहला क्वेश्चन कि जब हम V और I के बीच में ग्राफ बनाते हैं तो स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है, तो इट रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस। पहली चीज़ तो ये, ठीक है। दूसरी चीज़ देखो, दूसरी चीज़ ये कहता है, इसके 2 रिलेशन और हैं, ठीक है। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछेगा। कुछ ऐसा क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में मिलेगा, मैं बताती हूँ। देखो पहली चीज़, अगर हमारा करंट एक्स एक्सिस पे है और पोटेंशियल डिफरेंस वाई एक्सिस पे है तो ये स्लोप डायरेक्ट रिलेशन शो करेगा। इसका मतलब जितना ज़्यादा स्लोप बड़ा होते जाएगा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा बड़ा होते जाएगा। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब अगर तुमसे पूछे कि इन तीनों केस में रेजिस्टेंस किसका हायर होगा तो योर आंसर विल बी ए, क्योंकि अगर एक्स एक्सिस पे करंट है तो ये स्लोप डायरेक्ट रिलेशन शो करेगा, यानी जितना ज़्यादा स्लोप बड़ा होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस भी बड़ा होगा। क्लियर है। दूसरे वाले केस में अगर एक्स एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस रखा है तो रिलेशन उल्टा हो जाएगा, तब ये इन्वर्स रिलेशन शो करेगा। अब यहाँ तुमसे पूछा जाए कौन सा बड़ा है तो सी बड़ा है। जितना ज़्यादा स्लोप कम होता जाएगा उतना ज़्यादा रिलेशन उसका, उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस बड़ा होता जाएगा, क्योंकि यहाँ रिलेशन रेजिस्टेंस का इन्वर्स शो कर रहा है। सिर्फ चीज़ों को बदल देने से आपका रिलेशन भी बदल जाएगा। तो एग्ज़ाम में आपको कुछ ऐसी वैल्यूज़ दी जाएंगी, ऐसा ए बी सी कुछ भी लिख दिया जाएगा, तुमसे पूछेगा किस में रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो आप स्लोप पे नज़र नहीं डालेंगे, पहले देखेंगे एक्स एक्सिस पे रखा क्या है, कि रिलेशन क्या बनता है। अगर एक्स एक्सिस पे करंट है तो जो बड़ा स्लोप है वो बड़ा है, लेकिन अगर एक्स एक्सिस पे पोटेंशियल डिफरेंस है तो जितना जितना एंगल ये एक्स एक्सिस से छोटा होता जाएगा वो उतना ही बड़ा होते जाएगा। ठीक है, रिलेशन समझ में आया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्कूल में मिस कर देते हैं टीचर, इसलिए चीज़ें आधी हो नहीं पाती वी आई ग्राफ पे। तो हेडिंग डालिए ग्राफ ऑफ वी आई, ठीक है। और ये दोनों बना के अपनी लैंग्वेज में दोनों लिख लीजिए कि इफ करंट इज ऑन एक्स एक्सिस देन द रेजिस्टेंस विल एक्ट एज डायरेक्टली रिलेशन, ठीक है। और यहाँ इन्वर्सली रिलेशन लिख लो और समझ लो।
आर क्या, ये स्लोप क्या, और लिख भी देना स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ रिप्रेजेंट, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस, स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस। चलिए ये करिए फिर खत्म। रिलेशन लिख लोगे उसके नीचे, ठीक है। करंट एक्स एक्सिस में है तो रेजिस्टेंस विल शो डायरेक्ट रिलेशन, उधर रेजिस्टेंस विल शो इनवर्स रिलेशन। ईशान और प्रत्युष टेस्ट दिया था तुम लोगों ने, बहुत बढ़िया। बड़े क्या हम लोग आगे हो गया। ओम्स लॉ में ग्राफ प्लीज़ अच्छे से समझ लेना एक बार, क्योंकि ग्राफ पे क्वेश्चन आते हैं। मैं ये नहीं कह रही बनाने को आते हैं, बना या कभी कभी आपको दे दिया जाएगा कुछ कोऑर्डिनेट, कुछ दे दिया जाएगा पॉइंट्स वी के, कुछ आई के, तो वो तो आप प्लॉट कर ही लोगे, बट मेनली ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। इस पर चलो हटा दूँ, ठीक है। देखो नेक्स्ट टॉपिक इज रेजिस्टेंस, हेडिंग डालिए रेजिस्टेंस। देखो रेजिस्टेंस क्या है, पहले इसको आराम से समझो। रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, कोई चीज़ रुक रही हो, रेजिस्टेंस हिंड्रेंस क्रिएट कर रही हो, ठीक है। अब आपके कंडक्टर में क्या था, फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। जब कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे मैं एक रफली डायग्राम बनाऊं, दिखाती हूँ, यहाँ पे होगा भी मेरे ख्याल से, ठीक है। ये ब्लू वाला जो दिखा रहा है दिस इज एटम्स, ठीक है, दिस इज कंडक्टर का एटम है। और ये जो ब्लैक वाला है इसको मान लीजिए दिस इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब होता क्या है, अभी तो ये नॉर्मल है, इसमें कोई मैंने करंट की सप्लाई नहीं दी है, बट जैसे ही अगर मैं किसी कंडक्टर को किसी बैटरी वगैरह से जोड़ दूंगी, जैसे ही मैं किसी बैटरी वगैरह से जोड़ दूंगी सेकंड वाले केस में, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना शुरू करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना शुरू करेंगे। ये ब्लैक वाला है सब भागेगा, कंडक्टर का मतलब ही क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे। जैसे ये ब्लैक वाला भागेगा फ्लो करने के लिए, तो क्या ये इस वाले एटम से टकराने के चांसेस नहीं है इनके, बिल्कुल चांसेस हैं, क्योंकि ऐसे तो मिलियंस ऑफ एटम्स हैं, मिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब ये तेज़ी से भागेंगे तो जो एटम्स है कंडक्टर की है उनसे जाके टकरा जाते हैं, ठीक है। ड्यू टू दिस कॉलिजन क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स का रास्ता थोड़ा रुकता है, तो इस इलेक्ट्रॉन के रास्ता रुकने की वजह से क्या क्रिएट होता है, रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। अब अच्छे से अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होंगे, उनका रास्ता रुकेगा,
तो क्या करंट अच्छे से फ्लो होगा? क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन ही अच्छे से फ्लो नहीं हो रहे तो करंट कैसे फ्लो होगा? क्योंकि करंट इज व्हाट? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज करंट। ठीक है, इसका मतलब जितना ज़्यादा कॉलिजन होगा करंट की सप्लाई कैसी होगी? कम होगी। ठीक है, अगर मैं ये वाला रिलेशन लिखूं V इज इक्वल टू आई आर और मैं इससे R का रिलेशन लगाऊं तो R इज इक्वल टू V अपॉन I, साफ साफ इनवर्स रिलेशन है। रेजिस्टेंस ज़्यादा, टकराव ज़्यादा तो करंट कैसा? कम, और रेजिस्टेंस कम तो करंट कैसा? ज़्यादा। तो यही है रेजिस्टेंस, क्यों क्रिएट हो रहा है? ड्यू टू द कॉलिजन ऑफ एटम्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर किसी कंडक्टर में एटम्स कम होंगे तो टकराव भी कम होगा, तो रेजिस्टेंस कैसा होगा? कम होगा, तो करंट ज़्यादा होगा। सेम वैसे ही एटम ज़्यादा है, रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो करंट कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। यही है रेजिस्टेंस, किसी कंडक्टर की प्रॉपर्टी टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट या इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रेजिस्टेंस। ठीक है, हेडिंग डाल के मैं बताती हूँ कैसे लिखना है, पॉइंट करके लिखोगे। ठीक है, हेडिंग डाल के लिखोगे व्हेन एटम्स आर लेस रेजिस्टेंस इज लेस सो करंट इज मोर। लिखो, फिर डेफिनेशन भी लिखवाऊंगी इसकी। ये तो कॉन्सेप्ट है, लिखवाऊंगी डेफिनेशन के साथ, उसका फिर प्रूफ आ जाएगा, इसलिए वो अलग से करवा दूंगी। पहले सिस्टम को समझो। ठीक है, एटम्स कम है, रेजिस्टेंस भी कम है। ठीक है, करंट इज मोर। ठीक है, करंट ज़्यादा होगा। सेम वैसे ही उल्टा कर लोगे, व्हेन एटम्स आर मोर रेजिस्टेंस इज मोर करंट इज लेस। किस वाले में? When atoms are less, तो करंट कैसा होगा? रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो करंट बढ़ जाएगा। इधर हो जाएगा करंट इज लेस। ये इसकी डेफिनेशन है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा व्हाट इज रेजिस्टेंस, तो आप ये वाली डेफिनेशन लिखेंगे, द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी है, रोकना, क्योंकि एटम ज़्यादा होगा तो ज़्यादा रोकेगा, कम है तो कम रोकेगा, इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, एग्जाम में आप यही डेफिनेशन लिखेंगे। चले बड़े आगे हम लोग। ठीक है, डेफिनेशन हो गई, छोटी सी है, इजी से याद भी हो जाएगी। चलती हूँ, आगे बढ़ती हूँ। देखो, अब कह रहा है रेजिस्टेंस की ऐसा यूनिट क्या है बेटा? ओम। इसको ओम पढ़ते हैं। इसका सिंबल, इसको कैसे डिनोट करेंगे? ऐसे डिनोट करेंगे। ठीक है, इसका लिखने का तरीका, इस वाले साइन को ओमेगा कहते हैं। वैसे इतना ज़रूरी नहीं है, इस वाले साइन का नाम होता है ओमेगा। मुझे लिखना है रेजिस्टेंस कितना है, मान लो 20 ओम का, तो 20 लिख के मैं ऐसा कुछ साइन बना दूंगी। ठीक है, दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। ये तरीका है लिखने का। तो एसआई यूनिट है रेजिस्टेंस की ओम, यही ओम है, इसको ओम बोलेंगे। ठीक है, अब देखो ये वाला रिलेशन आया ओम्स लॉ से। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पे, अब इसका कन्वर्जन करते हैं इन एसआई यूनिट। आर की एसआई यूनिट ओम, पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट वोल्ट, करंट की एसआई यूनिट एम्पियर। क्या आप वन ओम डिफाइन नहीं कर सकते? जब किसी कंडक्टर में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो और 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो तो उसमें कितना रेजिस्टेंस होगा? 1 ओम का रेजिस्टेंस होगा। जैसे वहाँ पढ़ा था वो सब पहले पढ़ के आए हुए हैं हम लोग। ठीक है, लिखने का तरीका क्या है? सबके आगे 1 1 लगाइए और फिर इसको इंग्लिश में लिखिए। पहले तो मेन जिसका लिखना है आपको वो उसका एसआई यूनिट में कन्वर्जन, और फिर उसके बाद उसकी इंग्लिश में डेफिनेशन।
If potential difference across two end of a conductor is 1 volt and the current through it is 1 ampere, then the resistance of conductor is 1 ohm. लिख लीजिए. डिफाइन 1 ओम करके ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, तो आपको लिखने का यही तरीका है. कर लिया कॉपी पूरा पीछे, ठीक है. आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है. तो यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस का टॉपिक आधा ख़त्म हो गया. इसकी एसआई यूनिट पे बात कर ली और इसकी डेफिनेशन पे बात कर ली. आ जाओ आगे चलते हैं. नेक्स्ट हेडिंग इज फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है. सारे फैक्टर्स ही इसके इंपॉर्टेंट है. हेडिंग डालिए आप, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस. एक एक करके समझाती हूँ. देखो, ओम्स लॉ पढ़ाया था तो ये 4 चीज़ हमने सेपरेट करके लिखी थी ना, ठीक है. मैंने बताया था इनका आपको देखना है किस चीज़ के बदलने से क्या क्या चीज़ें फ़र्क पड़ती है. तो ये 4 वो फैक्टर्स है जिनसे क्या डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है. यानी अगर मैंने इन चारों के साथ थोड़ी बहुत भी छेड़खानी करी तो रेजिस्टेंस पे इफेक्ट तो पड़ना ही पड़ना है. अब एक बात बताओ, कोई वायर है जो बहुत लंबी है और एक वायर है जिसका लेंथ बहुत कम है, रेजिस्टेंस किस में ज़्यादा होना चाहिए? क्यों? जस्टिफिकेशन. और कोई? सेम होना चाहिए. और कोई बताओ. एक ये बोल रहा है, एक वो बोल रहा है. हाँ बताओ. एरिया सेकंड पॉइंट है. अभी सिर्फ लेंथ पे बात कर रहे हैं, पहले पॉइंट को डिस्कस कर रही हूँ मैं. एक कॉपर की वायर है जो बहुत लंबी है और एक कॉपर की वायर है जो थोड़ी शॉर्ट है. दोनों में रेजिस्टेंस किस में ज़्यादा होना चाहिए? रेजिस्टेंस लॉन्ग वाले में जाना चाहिए. उसने सही बोला, क्योंकि भाई अगर रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा है तो भीड़ भी ज़्यादा होगी, रास्ता छोटा है तो भीड़ भी कम होगी. तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. लेंथ ज़्यादा तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा, तो करंट कम. लेंथ कम, रेजिस्टेंस भी कम. एटम्स ही कम है भाई, एटम्स ही कम है, टकराव ही कम होंगे. यहाँ पे टकराव कम होंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा. तो रेजिस्टेंस का लेंथ के साथ कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है. दूसरी पॉइंट देखिए, एरिया पे बात करते हैं. ये इजी आप लोग बता दोगे. एक वायर है जो ऐसे थिक है और एक वायर है जो ऐसे थिन है. किस में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा? किस में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा? थिन वायर में ज़्यादा होगा. यहाँ तो उसको जगह मिलेगी, वो आराम से फ्रीली गुजर जाएगा. रोड चौड़ी है तो भीड़ आराम से गुजर जाएगी, रोड बहुत पतली है तो भीड़ भी ज़्यादा होगी. तो एरिया के साथ रेजिस्टेंस का रिलेशन कैसा बन रहा है? इनवर्स बन रहा है. जितना ज़्यादा थिक वायर उतना कम रेजिस्टेंस, उतनी ज़्यादा करंट. जितना ज़्यादा पतला वायर उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस, उतना कम करंट. ठीक है.
याद रखना एग्जाम में सारे रिलेशन, वो कुछ भी पूछेगा किसमें से अच्छे से करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो आपको थिक से फ्लो होगा कि थिन से फ्लो होगा, तो थिक वायर से करंट बहुत अच्छा फ्लो होगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, करंट बहुत अच्छा फ्लो करेगा, ठीक है। अच्छा, तो 2 रिलेशन हमने पढ़ लिए, कैसे पढ़े इसको मैं लिख के दिखाती हूँ, वो बस समझा रहा है, ठीक है। इसको बैक करने दो। वो ये दिखा रहा था गेट वाइडर होगा तो ज़्यादा लोग एक साथ घुस जाएंगे, कॉलिजन नहीं होगा, गेट नैरो हो जाएगा तो घुसने में दिक्कत होगी, भीड़ भाड़ हो जाएगी, ठीक है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, पहला रिलेशन। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, दूसरा रिलेशन। मटेरियल पे बात नहीं कर रही, मटेरियल का टॉपिक ही अलग है। टेम्परेचर भी आप नहीं भी याद रखोगे तब भी क्लियर है, टेम्परेचर इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, इतना ही काफ़ी है। टेम्परेचर बढ़ाओगे खलबली ज़्यादा मचेगी, वो ज़्यादा टकराएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट तो ईजी है, ये दोनों को पहले समझना है। यहाँ से एक रिलेशन बना, कभी भी इक्वेशन डिराइव करने के लिए ये कांस्टेंट, ये जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है इसे हम हटाते हैं, इस साइन को हटाऊंगी तो एक नई चीज़ आएगी, ऐसे लिख सकती हूँ इन दोनों को साथ करके, मैंने ये साइन हटाया, एक नई चीज़ ऐसे पी लिख कर आई है, चाहो तो तुम एग्जाम में ऐसा लिखा करो, यहाँ ऐसा लिखा है बट आप ऐसे डायरेक्ट पी मत लिखना एग्जाम में, आप ऐसा थोड़ा सा टिल्ट कर देना इसको, दिस इज रो, इसको बोलते हैं रो, ठीक है। मैंने जब ये कांस्टेंट का साइन हटाया तो एक, मैंने जब इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया तो एक कांस्टेंट लाया जिसको मैं क्या बोलूँगी, रो बोलूँगी, ठीक है। अब ये रो क्या है देखो, एक्चुअली इस रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी, इस रो को क्या बोलेंगे बेटा, रेजिस्टिविटी बोलेंगे। रेजिस्टेंस अलग है, रेजिस्टिविटी अलग है, थोड़ा सा टफ है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ठीक है, फिर से समझना। रेजिस्टेंस है R, ठीक है, और रेजिस्टिविटी है रो, ठीक है, रेजिस्टिविटी है रो। रेजिस्टिविटी बिल्कुल अलग टॉपिक है, इसके बाद पढ़ना है आपको। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी क्या यूनिट है इसकी, रो। कोई पूछेगा एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज व्हाट, तो रो। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट, रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट इज ओम, एसआई यूनिट आर नहीं है, वो सिंबल है उसका, एसआई यूनिट ओ, और रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट यही रो, ठीक है। अब मुझे यहाँ से रेजिस्टिविटी की, अब मुझे यहाँ मतलब इसको साइड करने दो थोड़ा सा, अब मुझे रेजिस्टिविटी का मैंने सिंबल तो डिनोट कर दिया, अब मुझे यहाँ से इसका फॉर्मूला निकाल कर इसको भी डिफाइन करना है, ठीक है। मुझे यहाँ से चीज़ों को हटाना है, सिर्फ यहाँ रेजिस्टिविटी रखना है क्योंकि मुझे उसकी इसकी ऐसा यूनिट भी डिराइव करनी है, ये तो सिर्फ रेजिस्टिविटी है, आप इसको रो भूल जाओ, इस सिंबल को ना, इस सिंबल का नाम है रो, रो आपको याद नहीं रखना है, आपको याद क्या रखना है, पी, उल्टा ऐसा पी का मतलब क्या है, रेजिस्टिविटी, ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है। और आर का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस। अब इस रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट देखो कैसे निकालते हैं। अब मैंने क्या किया, अब सब कुछ यही रहने दो, ये यहाँ क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, यहाँ आकर मल्टीप्लाई करेगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, नीचे आके डिवाइड करेगा, तो बच जाएगा सिर्फ रो। रो को यही साइड कर दिया, उलट पुलट के रख दिया, ऐसा कुछ इक्वेशन फॉर्म हुई, इतनी तो तुम लोग को करने आती होगी, ठीक है। अब आर की ऐसा यूनिट क्या है बेटा, ओम, ओम, ठीक है, ओम है, यहाँ मैंने ओम का साइन बना दिया। एरिया हमेशा कैसे लेते हैं, मीटर स्क्वायर में लेते हैं, ठीक है, एरिया हमेशा कैसे लोगे, मीटर स्क्वायर में, और लेंथ किस में लोगे, मीटर में लेंगे, ठीक है। 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, 1 मीटर से 1 मीटर मैंने काट दिया, ठीक है। मेरे पास क्या बचा, रो इज इक्वल टू ओम मीटर, इसको ऐसे लिखा हुआ है, चाहो तो और सिंप्लीफाई कर लो, ये ओम बना दिया, इसके बाद 1 मीटर इधर है, 1 मीटर इधर है, इधर 1 मीटर है, 1 मीटर से 1 मीटर कटा तो सिर्फ क्या बचा, ओम मीटर, ठीक है। तो मैंने इस रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट डिराइव करी, ये डिराइव्ड है, ठीक है। कैसे डिराइव करी, इस इक्वेशन से डिराइव करी, तो इसकी एसआई यूनिट निकल के आई ओम मीटर। फिर से सिंप्लीफाई करती हूँ, ये कन्फ्यूज़न वाला टॉपिक है। आर इज रेजिस्टेंस, इसकी एसआई यूनिट इज ओम, जिसको मैं ऐसे लिखूँगी, ठीक है। ये उल्टा P इज स्टैंड फॉर रेजिस्टिविटी एंड इट्स एसआई यूनिट इज ओम मीटर, ठीक है। वैसे तो इसका डेरिवेशन नहीं आता है यहाँ तक, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि वो कैसे डिराइव हुआ है, तो वो फैक्टर्स को लगा के डिराइव हुआ है रेजिस्टिविटी, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो फिर से पूछो। रेजिस्टिविटी पढ़ाया नहीं है मैंने, वो बिल्कुल अलग टॉपिक है, इसके बाद पढ़ेंगे। एक वर्ड बस समझ लो कि रेजिस्टिविटी को डिनोट इससे करते हैं, और ये इसकी ओम मीटर ऐसा यूनिट है। ओम तो है ही, बस मीटर ऐड हो जाएगा तो वो रेजिस्टिविटी हो जाएगा,
क्लियर है तुम लोग को? तो प्लीज़ इतना नोट डाउन करो। अभी मटेरियल पे मैंने बात नहीं करी है, ये चारों लिखो और ये पूरा का पूरा छाप लो यहाँ तक। बस याद रखना ये सम अप है इसका, ये याद रखना, ये डेरिवेशन नहीं आता है इसका कि आप रेजिस्टिविटी की SI यूनिट डिराइव करो। ये डायरेक्ट ओम मीटर लिखना मत शुरू करना, पहले तुम R × A/L कर लेना, ठीक है? पहले वो था ना, फिर वहाँ पे SI यूनिट का कन्वर्जन किया हुआ है। यहाँ वाली लाइन मिसिंग है, यहाँ पे लाइन और होगी, ρ = R × A/L, तब ये आया है। R की SI यूनिट ओम, एरिया मीटर स्क्वायर और लेंथ मीटर। पूरा लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऑन व्हाट फैक्टर्स द रेजिस्टेंस डिपेंड, तो आपको ये चारों लिखना है, ये डेरिवेशन नहीं करना है, सिर्फ लैंग्वेज में लिखना है। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। टेम्परेचर अभी वो टेम्परेचर पे लिखोगे डायरेक्टली, और मटेरियल अभी डिस्कस करूँगी। तो चैप्टर के कितने फॉर्मूला पहले पढ़ चुके थे हम लोग? 3 पढ़े थे ना लास्ट वाली क्लास में, एक बार चेक करो। ये चौथा है, ठीक है? चौथा फॉर्मूला देखो, ये रो वाला है, रेजिस्टिविटी वाला है। रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू R × A/L, ये चौथा फॉर्मूला है चैप्टर का। एक क्लास और लगेगी, ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? आज हम लोग 80% तक कवर कर लेंगे। थोड़े से न्यूमेरिकल कराऊंगी इस चैप्टर के। रेजिस्टिविटी पे देखो टफ न्यूमेरिकल आता है, लेकिन वो जब पेपर बोर्ड का बहुत टफ आता है तभी आता है। लास्ट कुछ सालों से 2020 से मैंने कभी भी रेजिस्टिविटी पे न्यूमेरिकल्स नहीं देखा, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स हो जाते हैं बहुत टफ। वो बिल्कुल ग्रेविटेशन की तरह न्यूमेरिकल चले जाता है, उतने ही हाई पावर के साथ, ठीक है? तो इसके 2 क्वेश्चन बहुत फेमस है रेजिस्टिविटी के, मैं आपको ट्राई करने को दूंगी घर पे, क्योंकि ट्राई आपको करना है। एक्चुअली लास्ट ईयर भी हुआ था कि करा तो मैंने बोर्ड पे दिया था, लेकिन जब बच्चे खुद से कर रहे थे तो उन्हें डिफिकल्टी आ रही थी। तो पहले आप लोग खुद से ट्राई करोगे, मैं स्पून फीडिंग नहीं करूँगी कि मैं करा दिया फिर आपको दे दिया। पहले आप खुद घर पे होमवर्क ट्राई करेंगे रेजिस्टिविटी के स्पेशली, बाकी तो सभी दिए। इसी के न्यूमेरिकल टफ होते हैं कि जब बोर्ड का क्वेश्चन टफ बनाना होता है CBSE वालों को, तो इसके न्यूमेरिकल डालते हैं, नहीं तो नहीं आता है, रेयरली, ठीक है? चलो 2019 में आया था, उसके बाद से नहीं आया ये, तो आई होप नहीं आना चाहिए। आ गया तो तुम लोग की बुरी किस्मत है, ठीक है? आगे बढ़े हम लोग। इस वाले पॉइंट से सिर्फ याद रखना है आपको ये वाला रिलेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी पूछेगा ऑन व्हाट फैक्टर्स रेजिस्टेंस डिपेंड, लिखना आपको चारों है, एक्सप्लेन ये दोनों अच्छे से कीजिएगा, ठीक है? मटेरियल में क्या करना है मैं अभी बताती हूँ, और टेम्परेचर में भी तो डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है? इंग्लिश में लिखना है और ये वाले लिखना है, ये ऐसे दिखाएंगे आप। लिखने के बाद इंग्लिश में लिखोगे लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, फिर ये सिंबल, एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, फिर ये सिंबल, ठीक है? तो इसके बिना ये अधूरा है, ये नहीं करना है। ये तब करेंगे जब रेजिस्टिविटी का सवाल आएगा, मतलब जब रेजिस्टिविटी का डेरिवेशन पूछेगा, वैसे पूछता नहीं है। रेजिस्टिविटी पे बात करें क्या होता है, ठीक है? पहली चीज़ तो ये रेजिस्टेंस तो इन चारों पे डिपेंड होता है, ठीक है? बट रेजिस्टिविटी इज ऑल अबाउट मटेरियल, जो मैंने अभी छोड़ दिया था। जैसे मैं ये बोलूँ कि रेजिस्टिविटी का, जैसे रेजिस्टेंस का मतलब होता है किसी चीज़ को रोकना, रुकावट। रेजिस्टेंस का सिंपल मतलब है रुकावट, बट रेजिस्टिविटी का मतलब होता है रोकने की क्षमता। मैं अगर ये बोलूँ कि कोई इंसुलेटर कैसा होता है नेचर में, इंसुलेटर का रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा होगा तभी तो वो करंट का फ्लो नहीं करने देगा, दैट इज़ इंसुलेटर।
यानी इंसुलेटर में रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है। तो मैं ये बोलूँगी कि इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी भी बहुत हाई है, वो रोक ज़्यादा रहा है क्योंकि उसकी रोकने की क्षमता ज़्यादा है। रेजिस्टिविटी का सिंपल मतलब होता है कि किसी चीज़ को रोकने की क्षमता। मैं ये बोलूँगी इंसुलेटर में रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसका मतलब उसकी रेजिस्टिविटी भी ज़्यादा है। वो रोक रहा है क्योंकि उसकी रोकने की क्षमता ज़्यादा है। अब कोई बॉडी बिल्डर है तो वो खाएगा ज़्यादा क्योंकि उसकी खाने की क्षमता ज़्यादा है। सेम वैसे ही यहाँ पर है कि अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो रेजिस्टिविटी भी ज़्यादा है क्योंकि भाई रोकने की क्षमता ज़्यादा है उसकी। तो रेजिस्टिविटी सिर्फ किस पर डिपेंड कर रही है? सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पर डिपेंड कर रही है रेजिस्टिविटी, कि वो टोटली डिपेंड। अगर मैं बोलूँ कि भाई कॉपर है, कॉपर इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बहुत बढ़िया कंडक्टर है, इसकी रेजिस्टिविटी, इसका रेजिस्टेंस कैसा होगा? बहुत कम होगा, तो इसकी रेजिस्टिविटी भी बहुत कम है। तो कॉपर की रेजिस्टिविटी भी बहुत कम है, रोकने की क्षमता ही कम है, तो रेजिस्टेंस भी कम है। तो रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी कभी भी लेंथ या एरिया पर डिपेंड नहीं करेगा। अगर एग्ज़ाम में कभी क्वेश्चन दिया जाए तुम्हें कि एक वायर है, ऐसे बहुत कंफ्यूज करते हैं कि एक कॉपर की वायर है, पहले वाले केस में वायर ऐसी है, दूसरी वाली केस में उन्होंने वायर को आधी आधी कर दी, ठीक है, वायर को आधी आधी कर दी, मतलब लेंथ को डिवाइड कर दिया, और है कॉपर की ये वायर, तो क्या रेजिस्टिविटी पे फ़र्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो है ही कॉपर की। रेजिस्टिविटी इज़ ऑल अबाउट मटेरियल, वो लेंथ और एरिया पे कभी डिपेंड नहीं करती, वो इंडिपेंडेंट है, वो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल और कभी कभी टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर जाती है, ठीक है, कभी कभी टेम्परेचर पे भी। मेनली आपको याद रखना है रेजिस्टिविटी सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करती है। क्लियर है? कर लोगे ये सब एग्जाम में? ये लिखवाने वाला पोर्शन नहीं है, ये सिर्फ समझने वाला पोर्शन है, बस ये ऐड कर लो। रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ द कंडक्टर या इंसुलेटर, ऐसे कर दो, मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट कर दो, ठीक है। रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड्स ऑन, रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन भी लिखवाऊंगी वैसे। रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट, मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। चले आगे बढ़े थोड़ा सा हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे इतना याद रखना, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला यही है, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल, ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है। यहाँ से आप जो कुछ भी पूछा जाए तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। ये भी लिखवा दिया, ये भी करा दिया। एक तरीके से आपका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी खत्म है। न्यूमेरिकल चैप्टर क्लास के बाद कराऊंगी, जब पूरा थ्योरी एक साथ कवर कराने के बाद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देख लो इसको भी समझने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, मैंने जो पढ़ाया वही है, ठीक है। एक सर्किट डायग्राम है, ठीक है। एक डिवाइस मैंने लगा रखी है, अभी ये डिवाइस क्या है अभी मैंने डिस्कस नहीं करा है, ठीक है। मैंने एक कॉपर की वायर लगाई, कुछ रीडिंग आई, ठीक है, सुई हिली, कुछ 30 की रीडिंग दी। अच्छा, मैंने यहाँ पे फिर किसकी वायर लगाई? एल्युमिनियम की वायर लगाई, मुझे फिर से कुछ रीडिंग मिली। कॉपर के बाद मैंने एल्युमिनियम की लगाई, मुझे फिर से 20 की कुछ रीडिंग मिली, ठीक है। अब मैंने ग्लास रॉड लगा दिया, क्या मिला मुझे? कुछ नहीं मिला। फिर मैंने एक रबर लगा दिया, फिर भी मुझे कोई रीडिंग नहीं मिली। इसका मतलब रेजिस्टिविटी इज ए स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। मैं जैसे जैसे मटेरियल बदल रही हूँ, मुझे करंट में कुछ ना कुछ वो नहीं मिल रहा, क्योंकि वो टोटली डिपेंड किस पे कर रहा है? रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ मटेरियल के चेंज होने पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा, रेजिस्टिविटी का दूसरा नाम भी है बेटा, रेजिस्टिविटी एक तो अपने में है, रेजिस्टिविटी बोल दोगे, इसका दूसरा नाम है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये दोनों नामों से इसको जाना जाता है, लिख लेना जहाँ लिखा है। डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंट रेजिस्टिविटी, क्लियर है? अलग अलग होगा, अलग अलग रेजिस्टिविटी होगी सबकी, ठीक है। दूसरा नाम है इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये लाइन भी ऐड कर लेना, इंसुलेटर्स हैव वेरी हाई रेजिस्टेंस, ठीक है, सो देयर रेजिस्टिविटी इज ऑल्सो हाई। ये रिलेशन लिख लेना, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, ये रिलेशन भी आपको याद रखना है। और इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों लिखिएगा अपने लैंग्वेज में,
आगे बढ़ूँ? चैप्टर कितने मार्क्स का है? 7। एक दो नंबर तो यहीं से आ जाता है, ठीक है, आपका फैक्टर्स वाले क्वेश्चन से, ये हर बार आता है फैक्टर्स वाले क्वेश्चन पे, और बाकी क्या कुछ न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। थ्योरी थोड़ी कम होती है इसके अंदर, लेकिन पढ़ना सब है। सर्किट डायग्राम भी आता है, वही न्यूमेरिकल तो वही है ना, पूरा पार्ट ही उसमें आ गया, वो पूरा न्यूमेरिकल ही है। रजिस्टिविटी की एक डेफिनेशन लिख लो, ठीक है, ये सब तो उसके बारे में था, एक प्रॉपर डेफिनेशन लिख के ख़त्म करो। रजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज बोलूँ आगे? Resistivity is defined as resistance offered by the material. Resistivity is defined as resistance offered by the material. Resistance offered by the material per unit length. Per unit length for a unit cross section area. Per unit length for a unit cross section area. Resistivity is defined as resistance offered by the material per unit length for a unit cross section area. इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं लेंथ ले लूँ कितना 1 मीटर और एरिया ले लूँ 1 मीटर स्क्वायर, तो जो रेजिस्टेंस आएगा, जो मतलब जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, जितना वो रोकेगा, उसी को रेजिस्टिविटी बोल देंगे, लेकिन वो मटेरियल का रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा, रेजिस्टिविटी की सिंपल सी डेफिनेशन एग्जाम में आती है, डिफाइन रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस कम आता है, रेजिस्टिविटी ज़्यादा पूछता है, डिफाइन रेजिस्टिविटी। तो अपने मन से रट के मत जाना, अब भी बोल रही हूँ, रेजिस्टिविटी की सिर्फ यही डेफिनेशन बनती है, रटाफिकेशन वाली कोई डेफिनेशन बनती ही नहीं है। आप मतलब कोई अपने मन से आप इसको फॉर्मुलेट नहीं कर सकते, आपको रट के जाना है रेजिस्टिविटी, ठीक है। और उसके बाद जब आप डेफिनेशन लिख लोगे तो फॉर्मूला भी नीचे उसका लिख दीजिएगा, डिफाइन रेजिस्टिविटी में 1 नंबर पूरा हो जाएगा इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, खत्म हुआ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी फाइनल तरीके से, ठीक है। ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड कर लोगे, ठीक है। तो तुम लोग इस टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे, इसलिए मैं इसको डिस्कार्ड कर रही हूँ। चीज़ें तुम लोगों को लेंथ एरिया लिखना है, कर लोगे। नेक्स्ट चीज़ पे आ जाओ। कुछ सिंबल्स देख लो, ठीक है, ये भी ज़रूरी है। सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, बड़ी वाली डंडी स्टैंड फॉर पॉजिटिव एंड छोटी वाली डंडी स्टैंड फॉर नेगेटिव, ठीक है। और देखो, बैटरी को जब बहुत सारे सेल कनेक्ट हो जाएंगे तो दैट इज बैटरी, ऐसे दिखाएंगे उसको, ठीक है। की और स्विचेस को कैसे दिखाओगे, कुछ ऐसे दिखाना है आपको, सिंबल है इन सबका, ठीक है। मैं आगे पहले सब बना लेती हूँ, फिर आप लोगों को समझाती हूँ क्या क्या चीज़ें आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, इधर देखिए, सेल को रिप्रेजेंट करने का सिंपल तरीका ये है, कभी भी आप किसी सर्किट में सेल दिखाएंगे तो इसको दिखाने का तरीका ही सिर्फ यही है, ठीक है। सेल ऐसे दिखाएंगे, ये वाला सिंबल। बैटरी जब दिखाओगे तो ऐसे दिखा दोगे, समझ जाओगे तुम कि ऐसा लगा हुआ है। अच्छा, स्विच कोई की दिखा रहे हो, की, ठीक है। अगर ये ऐसा बनाकर बीच में डॉट है, इसका मतलब करंट चालू है, डॉट का मतलब है करंट चालू है, करंट फ्लो कर रहा है। अगर मैंने इसमें से डॉट हटा दिया, यानी कहीं ना कहीं सर्किट ब्रेक है, कहीं ना कहीं कोई स्विच ऑन नहीं है, तो करंट चालू नहीं है। ओपन का मतलब है ऑफ है, क्लोज का मतलब है ऑन है। क्लोज का मतलब पूरा सर्किट कंप्लीट है, तो करंट पूरा फ्लो होगा। कहीं से कुछ टूटा, कहीं से कुछ ब्रेक हुआ तो करंट फ्लो नहीं होगा। ये ऐसे दिखाने का तरीका ऐसे भी दिखाते हैं, ये एक के ऊपर एक चढ़ा है, इसका मतलब क्लोज्ड है, करंट फ्लो हो रहा है। ये थोड़ा सा उठा है, इसका मतलब करंट फ्लो नहीं हो रहा। तो कोई भी सिंबल आएगा आपको एग्जाम में, ऐसा बनाने को नहीं आता है पूरा, ये बना हुआ रहेगा, आपको समझना है। किसी सर्किट डायग्राम में अगर ऐसा बना है, इसका मतलब करंट चालू है, ऐसा बना है तो करंट बंद है, ठीक है। रेजिस्टेंस को कैसे दिखाएंगे,
जिगजैग जिगजैग जिगजैग, रेजिस्टेंस दिखाने का तरीका ऐसा है, ठीक है। एक होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, ये एक मशीन आती है, लैब में होती है, इसके ऊपर ना ऐसा स्लाइडर रखा होता है, हर मटेरियल का फिक्स होगा रेजिस्टेंस कि भाई इतना रेजिस्टिविटी है, इतना रेजिस्टेंस है। ये एक मशीन ऑलरेडी आती है मार्केट में, लैब में, इस स्लाइडर को आगे पीछे करके हम रेजिस्टेंस अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। ओनली यूज फॉर प्रैक्टिकल पर्पस, ठीक है। स्कूल में शायद आपको बताया जाएगा कि रेजिस्टेंस कैसे आगे पीछे करके हम अपने अकॉर्डिंग उसको फिट करते हैं, ठीक है, कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए। वेरिएबल रेजिस्टेंस का दूसरा नाम है रियोस्टैट। वेरिएबल रेजिस्टेंस का दूसरा नाम है रियोस्टैट। इसका मतलब ये वेरिएबल है, हम इसको वेरी कर सकते हैं, बट ये फिक्स है, जो डिसाइडेड है कि भाई ये 20 ओम ही देगा तो ये 20 ओम ही देगा, हम आगे पीछे नहीं कर सकते, बट इसको हम आगे पीछे करके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कुछ डिवाइसेज हैं बेटा। एक डिवाइस है जिसको बोलते हैं एम मीटर, ठीक है। एम मीटर, ए फॉर एम्पियर, ए फॉर एम मीटर, ये करंट मेजर करता है। किसी भी डिवाइस में, किसी भी सर्किट में अगर ऐसा कुछ लगा है, इसका मतलब वो क्या मेजर कर रहा है, करंट मेजर कर रहा है। ये है वोल्ट मीटर, यहाँ ए बना है, यहाँ वी बना है, इसका मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। किसी भी सर्किट में ए लगा है, इसका मतलब वो करंट मेजर करेगा, कितना करंट आ रहा है, कितने अमाउंट का करंट आ रहा है। किसी सर्किट में ये लगा है, इसका मतलब वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा है। क्लियर है तुम लोग को, ठीक है। इसको फटाफट ड्रॉ करो, सारे ड्रॉ करने हैं, ठीक है, तभी पहचान पाओगे। बनाने कभी कभी आता है सिर्फ सर्किट डायग्राम बनाने को। सही में मतलब हाँ, ऐसे देखो, एक सेल लिखो ये बना लो, बैटरी लिखो ये बना लो, फटाफट ड्रॉ करो ये सारे। प्लस माइनस ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आगे वही पढ़ाना है, इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है। कहीं भी प्लस माइनस नहीं छोड़ सकते, चाहे वो वोल्ट मीटर हो चाहे एम मीटर हो। ये बस समझ आना चाहिए आप लोग को, ठीक है, कब क्लोज है कब ओपन है। ये सब एनसीईआरटी में भी बना हुआ है, बिल्कुल हुबहू वहीं से सब कुछ कॉपीड है, बट यहाँ फटाफट बनाओ, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज सीरीज पैरेलल तक करा दूंगी, उनका डेरिवेशन करा दूंगी, फिर न्यूमेरिकल्स कराऊंगी। मुझे 2 चीज़ छूट गई है, वो मुझे बतानी है, ठीक है। इसके बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मिस हो जाएंगे, तो वो जो याद आ रहा है मुझे इम्पोर्टेंट बता लेने दो। बहुत चीज़ें इसमें रिटर्न फॉर्म में नहीं है, बट क्वेश्चंस आते हैं वहाँ से, इसलिए बता रही हूँ। इस चैप्टर को पहले 1 टाइम पढ़ना, फिर न्यूमेरिकल्स लगाना है इसके। पहले तो सब कुछ याद होना चाहिए, क्या क्या चीज़ क्या है। वेरिएबल रेजिस्टेंस बनाने का है, बीच में एक ऐसी डंडी खींच देंगे, दैट इज वेरिएबल रेजिस्टेंस। उधर बना हुआ है सिंबल उसका। अभी ब्रेक मत मांगो, चैप्टर बहुत लंबा है, डिले होते जाएंगे हम लोग इसमें। मैं दे दूंगी खुद, या पहले ओवर कर दूंगी, जितना जितना मैंने सोच के आई हूँ वहाँ तक करा लें तो मुझे बस थोड़ा। कोई भी चीज़ मिस हुई तो तुम ही लोग का लॉस हो जाएगा इसमें।
इसको कर लेने दो। थोड़ा सा समझाऊं, मैं हटा नहीं रही हूँ, इसको यहीं बने रहने दे रही हूँ। कुछ थ्योरेटिकल है वो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर वो लिखना है आपको, इसमें रिटर्न कहीं नहीं है वो पोर्शन, ठीक है। ये तो आपके कुछ सिंबल्स हो गए, इस पर आपको मैं सर्किट डायग्राम बनाना सिखाऊंगी, कैसे सारी चीज़ें बनती हैं। एम मीटर और वोल्ट मीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एम मीटर यूज फॉर टू मेजर करेंट, वोल्ट मीटर यूज फॉर टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ उधर छूट गई जब हमने वो पढ़ा था, क्या पढ़ा था उधर, फ्लो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था, वहाँ एक चीज़ स्किप हो गई कि एक फ्लो ऑफ करंट भी था, ठीक है। साइंटिस्टों ने जब इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब पे चल रहा होगा रिसर्च ना, तो उन्होंने फ्लो ऑफ करंट के बारे में बताया था। नॉर्मली जो हम लोग फॉलो करते हैं ना, 2 टाइप के करंट देखो होता है। थोड़ा सा जगह मुझे मिलेगी अगर आगे बढ़ाऊँ तो। कर लिया ना ये सब, यहाँ तक वोल्ट मीटर बना लिया ना, बस ठीक है। गैल्वेनोमीटर नहीं, 12th का पार्ट है, कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब भी है, वायर जॉइंट, वायर क्रॉसिंग, बट ये सब ना आता नहीं है। बल्ब का तरीका ऐसा है, ठीक है, बल्ब बना लो, ये दोनों की ज़रूरत नहीं है, ये सब की कोई आपको ज़रूरत नहीं है। वायर क्रॉसिंग, वायर जॉइंट, कोई ज़रूरत नहीं है। बल्ब एक बना लीजिए बस, इसमें वही बच गया है आपका। बढ़ो आगे, सिंपल सा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा स्किप कर रही हूँ, ठीक है, मुझे 2 मिनट। 2 टाइप के बेटा हम लोग करंट पढ़ते हैं, सुनना। एक होता है आपका कन्वेंशनल करंट, ठीक है, ये वही बताना था जब पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ रहे थे, बट उस दिन क्लास ओवर हो गई, वो स्किप हो गया, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस एक हो गया आपका कन्वेंशनल करंट, और एक होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक करंट। कन्वेंशनल का मतलब है जो चीज़ हमने मान ली है, जो बहुत सदियों से वैसे के वैसे चली आ रही है, ठीक है। मैंने उस दिन भी बताया था कि आपकी नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी तो आपकी 18 समथिंग में जाके हुई है, जब जे थॉमसन जी ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया। बट आपका जो पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव, ये तो 14वीं शताब्दी से चलते आ रहा है, बेंजामिन फ्रैंकलिन के ज़माने से चलता आ रहा है, ठीक है। तो जब 14वीं शताब्दी में लोगों ने ये बोला कि किसी भी सर्किट में करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होता है। कैसे फ्लो होता है बेटा? पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होता है। ये उन साइंटिस्टों ने, उन फिलोसफरों ने बोल दिया और लोगों ने ये मान भी लिया, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। एक्चुअली में हमने ये पढ़ा है कि करंट कैसा फ्लो, तो इलेक्ट्रॉन होता है। फिर जैसे मैं एक बनाऊँ यहाँ डायग्राम, मैं रफली सब कुछ जोड़ जाड़ के अगर मैं रफली बनाऊँ, एक यहाँ स्विच दिखा दो थोड़ा सा, ठीक है, और मैंने इसको ऐसा जोड़ दिया। जो हम करंट पढ़ते हैं वो ये पढ़ रहे हैं कि पॉजिटिव से करंट फ्लो हुआ, पॉजिटिव से फ्लो होगा और नेगेटिव की तरफ करंट जाएगा, दिस इज कन्वेंशनल करंट, और यही पढ़ते भी हैं। आपको इसी को इंपॉर्टेंस देनी है, ठीक है। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं हो रहा है। एक्चुअली में तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं तभी तो करंट आता है, तो इलेक्ट्रॉन तो हमेशा नेगेटिव साइड से फ्लो होगा और वो पॉजिटिव की तरफ भागेगा, यही है ना, क्योंकि ये तो नेगेटिव है, नेगेटिव तो पॉजिटिव की तरफ ही आना चाहेगा इलेक्ट्रॉन। तो एक्चुअली में होता ये है, बट ड्यू टू लैक ऑफ डिस्कवरी एट दैट टाइम हम इसको इम्पोर्टेंस देते हैं, बट ये गलत है। लेकिन अब पढ़ना यही है, इसको चेंज नहीं कर सकते आप। तो हम पढ़ते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव। आप कभी भी सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो आप करंट की डायरेक्शन नेगेटिव से नहीं दिखाएंगे, आप हमेशा करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव लेके जाएंगे, बट असलियत यही है इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो लिख लो, कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव,
इलेक्ट्रॉनिक करंट नेगेटिव टू पॉजिटिव, एंड इसको एंड कंसिडर दिस, इसको कंसिडर करना है, यही फॉलो करते हैं हम, ठीक है। ये वाला पार्ट छूट गया था उसमें। याद रखना ये कन्वेंशनल और इलेक्ट्रॉनिक में घुमाएगा, ठीक है, करंट का फ्लो, याद रखना बस फ्लो। ठीक है, बड़े आगे हम लोग। इंपॉर्टेंट सिर्फ कन्वेंशनल को देना है, इलेक्ट्रॉनिक सिर्फ याद रखना है नेगेटिव टू पॉजिटिव। चलो आ जाओ, स्किप करो, वही सारी चीज़ें रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ चीज़ समझाती हूँ तुम लोग को, रुक जाओ। एक ही सर्किट डायग्राम बना हुआ, ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है, आप चाहो तो ड्रॉ कर सकते हो। आपको कुछ भी पूछेगा, आपको बोलेगा एक प्रॉपर सर्किट डायग्राम ड्रॉ करो जिसमें सारी चीज़ें मेंशन हो। जैसे देखो इसमें सेल मेंशन है, ठीक है, एमीटर मेंशन है, सर्किट क्लोज्ड है यानी करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। अच्छा, चाहो तो कहीं रेजिस्टेंस दिखा दो जिगजैग करके, चाहो तो कहीं बल्ब दिखा दो, ठीक है, बल्ब बना दो, तो ये एक प्रॉपर सर्किट डायग्राम बना लोगे तुम लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें ज़रूर मेंशन करना। एमीटर वोल्ट मीटर छूट भी जाए तो भी इशू नहीं है, वो क्वेश्चन में गिवन होगा कि विथ एमीटर शो करना है कि वोल्ट मीटर शो करना है, पढ़ के करना। दूसरी चीज़, एमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो कभी भी सीरीज़ में कनेक्ट होती है। अब सीरीज़ और पैरेलल क्या है, इसके नेक्स्ट टॉपिक है, बट पढ़ाना यही पड़ेगा क्योंकि एमीटर वोल्ट मीटर यहीं आता है। एमीटर कैसे कनेक्ट करेंगे, एक लाइन में कनेक्ट करेंगे, सीरीज का मतलब होता है एक लाइन में कनेक्ट करेंगे, और वोल्ट मीटर हमेशा ही पैरेलली कनेक्ट करोगे। मैं दिखाती हूँ कैसे। यहाँ एमीटर कनेक्ट है ना, अभी सब कुछ हटाओ, सिर्फ इस पे नज़र डालो। यहाँ से करंट चालू हुआ, पॉजिटिव से चालू मानते हैं, पॉजिटिव से करंट चला, ये करंट आ गया यहाँ नेगेटिव तक। कहीं भी मेरा सर्किट ब्रेक हुआ, मेरा हाथ कभी भी अगर यहाँ से चलेगा तो कभी भी रुका नहीं रुका, तो एमीटर हमेशा ऐसे कनेक्ट करो कि आपका पूरा सर्किट कनेक्ट होना चाहिए। ऐसे को सीरीज बोलते हैं। एक लाइन में चीज़ें कनेक्ट होगी तो उसको क्या बोलेंगे, इन सीरीज। तो एमीटर एक सीरीज वाली डिवाइस है, ठीक है। क्यों होता है, इसकी वर्किंग ही ऐसी है, वैसे उसका रीज़न है कि हम सीरीज़ में चीज़ों को क्यों कनेक्ट करते हैं, ठीक है। यही थोड़ा सा समझ लो। जब हम कोई चीज़ सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं ना, इसका प्रूफ है आगे, जब हम कोई चीज़ सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो ओवरऑल रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाती है, ओवरऑल रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाती है, बहुत हाई हो जाता है। तो रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा तो करंट कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब ज़्यादा नहीं होगा, नॉर्मल जितना बढ़ना है उतना बहेगा। लेकिन जब हम कोई चीज़ पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाता है। अभी देखो ये सिर्फ थ्योरी लग रहा है, कैसे मैम कम ज़्यादा बता रही है, बट इसका प्रूफ आगे पढ़ोगे। बट याद ये रखना है, सीरीज़ में टोटल रेजिस्टेंस हमेशा बढ़ेगा और पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस हमेशा कम हो जाएगा। तो एमीटर कैसे कनेक्ट करना है, सीरीज़ में। अब मुझे मान लो, एक और देखो, यहाँ मान लो रेजिस्टेंस लगा होता, अभी लगा नहीं है, यहाँ मान लो लगा दिया। मुझे लगाना है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का काम क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करना, ठीक है। जब भी हम पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करते हैं, ठीक है, या वोल्ट मीटर लगाते हैं, वो हमेशा ऐसे खड़े करके लगाते हैं, एक लाइन में नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ मेरा हाथ ब्रेक नहीं हो रहा था, आप वोल्ट मीटर हमेशा ऐसे कनेक्ट करो, या तो वो नीचे की तरफ लटके या तो कहीं ऊपर की तरफ लटके। मैं दिखाती हूँ लगा के। सपोज़ मुझे यहाँ कहीं वोल्ट मीटर लगाना है, ठीक है, मैं क्या करूँगी, ऐसे लूँगी, एक ये वी बना दूँगी और ऐसे कनेक्ट कर दूँगी। अब अगर मेरा हाथ यहाँ से चला तो यहाँ आके मुझे सोचना पड़ेगा कि मैं यहाँ से आगे जाऊँ कि ऊपर जाऊँ। ब्रेक हुआ मेरा सर्किट, तो वोल्ट मीटर हमेशा ऐसे ही कनेक्ट होगा कि आपके सर्किट में कहीं ना कहीं वोल्ट मीटर कहीं ऊपर लटकते हुए दिखेगा या कहीं नीचे ऐसे लटकते हुए दिखेगा। ऐसे कनेक्शन को पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं। एक लाइन में चीज़ें नहीं होंगी, पैरेलली खड़ी हो जाएंगी। जैसे मुझे वोल्ट मीटर का काम है पोटेंशियल डिफरेंस, कौन क्रिएट करता है, सेल या बैटरी। अब मुझे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट करना है। पूरे सर्किट का तो नहीं करना ना, पूरी वायर का वोल्ट मीटर थोड़ी ना निकालना है। वोल्ट मीटर कौन क्रिएट करता है, सिर्फ सेल। तो मुझे इसके नीचे लगाना हो तो मैं ऐसा लगा दूं, बस हो गया,
ठीक है। वोल्ट मीटर एक पैरेलल डिवाइस है, एम मीटर एक सीरीज डिवाइसेस है। दूसरी चीज़, जब भी आप एम मीटर कनेक्ट करो तो उसका पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट होना चाहिए। जैसे देखो, आगे की डायग्राम में दिखाती हूँ। देखो डिफरेंस समझ रहे हो ना, ऊपर लगा है वोल्ट मीटर, लटक रहा है, वो कहीं ऊपर या नीचे लटकता है वो दिखाई देगा, दैट इज वोल्ट मीटर। एम मीटर हमेशा एक लाइन में कनेक्ट होगा, ठीक है। मैंने बोला एम मीटर या वोल्ट मीटर ऐसी डिवाइसेस है कि उसका कनेक्शन आपको बैटरी के कनेक्शन के साथ देना है। जैसे देखो ये बैटरी का पॉजिटिव और एम मीटर, जैसे यहाँ से चली, यहाँ से चली, यहाँ से चलती आई, करंट चलता आया चलता आया चलता आया, यहाँ आके रुका, तो इसको एम मीटर का पॉजिटिव मिला कि नहीं मिला? तो बैटरी का पॉजिटिव एम मीटर के पॉजिटिव के लाइन में होना चाहिए। अब नेगेटिव देखो, बैटरी का नेगेटिव एम मीटर के नेगेटिव के साथ है, उल्टा नहीं होना चाहिए। आप अगर सर्किट डायग्राम बना रहे हैं तो ये नोटिस करना कि गलत नहीं कनेक्शन करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, यहाँ से पॉजिटिव चला और यहाँ एम मीटर का नेगेटिव मिल गया, ऐसा नहीं। ये रूल है कनेक्ट करने का, बैटरी का पॉजिटिव एम मीटर का पॉजिटिव, बैटरी का नेगेटिव एम मीटर का नेगेटिव। सेम वही वोल्ट मीटर में, पॉजिटिव चला पॉजिटिव चला पॉजिटिव चला, ये देखो वोल्ट मीटर का पॉजिटिव। अब देखो यहाँ से नेगेटिव चला नेगेटिव चला नेगेटिव चला, वोल्ट मीटर का नेगेटिव। कनेक्ट करने का तरीका ही यही है, ठीक है। आप कभी भी सर्किट बनाओगे ध्यान दोगे कैसे कनेक्ट करना है आपको, क्लियर है, ठीक है। हेडिंग डालो, एम मीटर इज, लिखो एम मीटर डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर, लिखवा रही हूँ, एम मीटर डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर, एम मीटर, एम ई मीटर नहीं पढ़ेंगे इसको, एम मीटर ही पढ़ेंगे, ठीक है। एम मीटर डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, is used to measure electric current and it is always connected in series with the cell, लिखा हुआ है, and it is always connected in series with the cell. Ammeter is a device used to measure electric current. और वो लाइन लिख लो, ammeter is connected in series with the cell. एम मीटर एंड वोल्ट मीटर डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मैं डिवाइसेस के बारे में बात कर रही हूँ। गैल्वेनोमीटर सिलेबस में नहीं है, वैसे वो भी करंट ही मेजर करता है, 12th का पार्ट है, ठीक है। तो एम मीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद दिस सेल, और वो डायग्राम बना लो एम मीटर वाला। चाहो तो ये भी लिखोगे, एम मीटर पॉजिटिव विल ऑलवेज कनेक्ट विद द पॉजिटिव ऑफ बैटरी पॉजिटिव टर्मिनल, ऐसे करके लिख लो इसको। या डायग्राम से समझना चाहो तो उससे भी समझ सकते हो। वैसे ही वोल्ट मीटर का लिख के फिर वोल्ट मीटर का डायग्राम बनाओगे। वोल्ट मीटर का भी लिख लेना, इज अ डिवाइस टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस एंड इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सेल, और फिर वो डायग्राम बना लेना नीचे वाला वोल्ट मीटर का। वोल्ट मीटर इज अ डिवाइस टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। और कनेक्टेड इन पैरेलल विद द सेल। अगर क्वेश्चन में गिवन है कि वोल्ट मीटर एम मीटर कनेक्ट करना है तो ही कनेक्ट करना, बेकार में सर्किट डायग्राम गिच पिच मत बनाना,
पढ़ लेना कि क्या वो क्या क्या चीज़ें वो लगाने को बोल रहा है। कभी कभी ऑलरेडी सब कुछ गिवन होता है कि बल्ब लगाओ, रेजिस्टेंस लगाओ और स्विच लगाओ, सब कुछ गिवन होता है, ठीक है। और कभी कभी सिर्फ बोलता है ड्रॉ ए सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ सर्किट डायग्राम, तो आप ड्रॉ कर लो, जो मन वो लगा लो। लेकिन हाँ, बल्ब, रेजिस्टेंस और स्विच, सेल और बैटरी, ये ज़रूरी है। एमीटर वोल्टमीटर सेकेंडरी है, अगर वो बोलता है तो ही लगाओ। बड़े आ गए हम लोग थोड़ा सा। चले थोड़ा सा आगे, ठीक है। याद रखना एमीटर और वोल्टमीटर कैसे कनेक्ट होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, ठीक है। सिंपल सिंपल एक एक शब्दों में ये पूछ लिया जाता है कभी कभी। अच्छा देखो, कुछ स्किप कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा कर लो कर लो। हेलो सर, बढ़िया, बिल्कुल सर, बढ़िया। बता लेना हो जाए तो, ठीक है। हो गया। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत समझने में, ठीक है, इजी है, थोड़ा प्रैक्टिस करना। और कभी कभी देखो बहुत सारे ऐसे डायग्राम्स बने होंगे, उसमें से पूछेगा करेक्ट वन कौन सा है, तो जब भी करेक्ट वन फाइंड करना तो आप देख लेना पॉजिटिव पॉजिटिव की तरफ है या नहीं, नेगेटिव नेगेटिव की तरफ है या नहीं, एमीटर सही से कनेक्ट हुआ है, सीरीज़ में किसकी जगह पैरेलल तो नहीं लगा। ये तरीके होते हैं आपको सर्किट डायग्राम करेक्ट या रॉन्ग फाइंड करने का, ठीक है। आगे बढ़ रही हो, कुछ क्वेश्चन है, लिखना मत, ठीक है। थ्योरी है बिल्कुल। हाउ इज वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन द सर्किट, कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। एक क्वेश्चन है, वैसे नहीं आता है इतना, बट मैं समझा देती हूँ, ठीक है। व्हाट हैपेंस इफ एमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। थ्योरी मत पढ़ो, मैं ऐसे समझा रही हूँ। क्या होगा अगर मैंने एमीटर को पैरेलली कनेक्ट कर दिया है, तो ये सीरीज डिवाइस, बट मैंने कनेक्ट कर दिया उसको पैरेलली। अभी मैंने पढ़ाया था जब भी कोई चीज़ पैरेलली कनेक्ट होती है तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एमीटर का काम है करंट मेजर करना। अब भाई पैरेलली कनेक्ट करके मैंने रेजिस्टेंस ही उसका क्या कर दिया, कम कर दिया। इतना ज़्यादा अमाउंट का करंट बहेगा, क्योंकि वो पूरा करंट फ्लो करने देगा, तो एमीटर के जलने के चांसेस हो जाएंगे। इतना ज़्यादा अमाउंट में अगर करंट फ्लो करेगा तो एमीटर क्या हो जाएगा, जल जाएगा, ठीक है। इसलिए उसको पैरेलली कनेक्ट नहीं करते, क्योंकि टोटल रेजिस्टेंस ऑल ऑफ सडन एकदम लो हो जाएगा, और जैसे ही लो होगा बहुत सारा करंट फ्लो करा देगा और बहुत सारा करंट तो डिवाइस जला देगा, ठीक है। वैसे ही कह रहा है कि अगर वोल्टमीटर को सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो क्या होगा, सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। इसका काम है सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना। अब उसके रास्ते में तुमने करंट रेजिस्टेंस बढ़ा दिया तो थोड़ा थोड़ा मतलब थोड़ा थोड़ा करंट तो इंटरफेयर करने लगेगा उसको, तो ठीक से मेजरमेंट नहीं दे पाएगा वोल्टमीटर। वैसे ये दो पार्ट नहीं पूछेगा, आप इतना मैंने कभी देखा नहीं ऐसा पूछा हुआ। लिखना चाहो तो लिख लो, थोड़ा लंबा है थ्योरेटिकल पोर्शन, ठीक है, बट इसमें टाइम वेस्ट के अलावा कुछ नहीं है, ठीक है, तो छोड़ दो, लिख समझ लो, अपनी लैंग्वेज में फॉर्मुलेट करना। मेनली एमीटर का अगर कभी पूछा जाता है तो यही पूछा जाएगा, ठीक है। मैंने समझा दिया है, मैंने देखा नहीं है कभी बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन, लेकिन चलो वो पार्ट था तो कर दिया है, कोई ज़रूरत नहीं। सब VI ग्राफ तो बहुत पहले ही करा दिया है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। बस सीरीज़ पैरेलल है, उसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे। फिर चैप्टर का जो लास्ट वाला पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसका डेरिवेशन है, ठीक है, सीरीज और पैरेलल का।
वो टेलीविज़न के ट्यूब्स वगैरह को नहीं जानने आपके। रेजिस्टेंस को कनेक्ट करने के दो तरीके हैं आपके पास, ठीक है। आइदर मैं रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट करूँ, सीरीज़ में करूँ सारे, और आइदर मैं सारे रेजिस्टेंस को पैरेलली कनेक्ट करूँ। देखना सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो कैसा दिखता है। रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, ठीक है, एक लाइन में है। अगर मैं यहाँ से चलना शुरू करूँ करंट को, तो मेरा हाथ कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा, एक फ्लो बना हुआ है, ठीक है, एक लाइन में सब कुछ कनेक्टेड है। ऐसे कनेक्शन को क्या बोलेंगे, सीरीज कनेक्शन है, ठीक है। पैरेलली देखो कैसे होगा। अब क्या हुआ, मैंने इनको पैरेलली कनेक्ट कर दिया। देखो आप सिर्फ देख के डिसाइड नहीं कर सकते कोई चीज़ पैरेलली कनेक्ट है या सीरीज कनेक्ट है। अभी बहुत सिंपल है, जब आप सर्किट डायग्राम बनाओगे, उस पर न्यूमेरिकल्स करोगे, चीज़ें बहुत देखने से लगेगा सीरीज है बट होता पैरेलल है, ठीक है। तो सिर्फ वो फॉर्मूला नहीं कि देख के बता दिया कि पैरेलली कनेक्ट है, ऐसा कभी मत करना। समय करने का तरीका सिर्फ एक है। अगर यहाँ से करंट चला, ठीक है, सिर्फ करंट को नोटिस करना। अगर यहाँ से करंट चला, यहाँ चला, यहाँ चला, यहाँ चला, यहाँ चला, यहाँ चला, यहाँ आके करंट कंफ्यूज हो गया, ऊपर जाना है कि यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, इसको 3 रास्ते बट गए। जब भी करंट डिवाइड हो जाए, जब भी करंट का पाथ डिवाइड हो जाए, ऐसे कनेक्शन को पैरेलल कनेक्शन बोलते हैं। पकड़ने का तरीका सिर्फ और सिर्फ इतना है, आप देख के कभी डिसाइड नहीं कर सकते वो पैरेलली कनेक्ट है। ये तो सिंपल है, सिखा रही हूँ इसलिए बहुत इजी बना हुआ है। बहुत टफ डायग्राम आते हैं, हम भी देख के नहीं बता सकते वो सीरीज़ है या पैरेलल जब तक सॉल्व नहीं करेंगे उसको। तो सीरीज़ का सिंपल सा है, अगर करंट यहाँ से चला, करंट इसमें भी उतना गया, मान लो 10 एम्पियर का करंट गया, तो इसमें भी 10 एम्पियर का गया, इसमें भी 10 एम्पियर का गया, इसमें भी 10 एम्पियर का गया, सबको सेम करंट मिल रहा है। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर है कि सीरीज़ में करंट कैसा रहता है, सेम रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सीरीज़ में करंट कैसा रहेगा, सेम रहेगा। अब यहाँ देखो, ठीक है, मान लो अब यहाँ जो करंट फ्लो हो रहा था, ये मान लो 9 एम्पियर का करंट है, यहाँ से चला 9 एम्पियर का करंट, यहाँ तक तो 9 एम्पियर का है। अब वो डिवाइड हो जाएगा, 3 में डिवाइड हो जाएगा। तो जब करंट डिवाइड हो जाए तो ऐसे कनेक्शन कैसे है, पैरेलली कनेक्शन है, ठीक है। सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस वेरी करता है। अब जैसे मैं बोलूँ मुझे इसमें पोटेंशियल डिफरेंस, अगर आपको एमीटर लगाना हो तो आप यहीं कहीं लगा दो, यहाँ नेगेटिव दिखा दो, यहाँ पॉजिटिव दिखा दो, ठीक है। अब तुमसे बोले वोल्ट मीटर कनेक्ट करो, कैसे कनेक्ट करेंगे, इस पर लटकाएंगे, ठीक है। उसको वोल्ट मीटर, अगर रेजिस्टेंस गिवन है तो रेजिस्टेंस के ऊपर लटकता है। कैसे, इस वाले रेजिस्टेंस का मुझे पोटेंशियल डिफरेंस नापना हो तो इसको लेकर यहाँ एक वोल्ट मीटर लगा दो, ठीक है। वो तो सिर्फ इसका बताएगा ना, इसका तो नहीं बताएगा, क्योंकि मैंने लगाया तो इस पर, तो मुझे एक वोल्ट मीटर इस पर भी लगाना पड़ेगा। अब मुझे इसका नापना है तो एक वोल्ट मीटर इसमें भी लगाना पड़ेगा। तुम देखो सीरीज़ में पोटेंशियल डिफरेंस वेरी कर रहा है, क्योंकि हर रेजिस्टेंस का अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रही हूँ। बट अगर मैं बात करूँ इसकी, इसमें वेरी नहीं करेगा, इसका बहुत ईजी है। मुझे मान लो तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से डायरेक्ट लगा लो, तीनों का एक साथ मेजर कर देगा वो, ठीक है। तो पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, करंट डिफर करता है। सीरीज में करंट सेम रहता है और पोटेंशियल डिफरेंस डिफर करता है, ठीक है। तो ये बना लो और ये लिख लो, जो कहानी मैंने समझाई है ये पूरा अपने से समझना, अपने से लिखना, तभी चीज़ें क्लियर होंगी इसमें, ठीक है। बनाइए सीरीज और पैरेलल पूरा और लिखना, इन सीरीज कनेक्शन करंट रिमेन्स सेम बट पोटेंशियल डिफरेंस वेरीज, इन पैरेलल कनेक्शन करंट डिवाइडेड बट पोटेंशियल डिफरेंस रिमेन्स सेम। बना लो इसको, फिर आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। बस इसका डेरिवेशन करा दूं, फिर ख़त्म करूँगी मैं। 80% यहीं पे ख़त्म है सर, बस बाकी का 20% वो उधर करा देंगे, ठीक है। डिराइव फॉर्मूला फॉर इफेक्टिव रेजिस्टेंस फॉर द 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज एंड प्रूव दैट। मैंने 3 रेजिस्टेंस को सीरीज़ में लगा रखा है, ठीक है। मुझे इनका एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना बोल दो या टोटल रेजिस्टेंस, मुझे इन तीनों का टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है, कि टोटल उस सर्किट में कितना रेजिस्टेंस जा रहा है। अच्छा, निकालने का क्या तरीका है, टोटल रेजिस्टेंस को इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी बोलते हैं
टोटल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, दोनों नाम से बोल सकते हैं, कोई भी गलत नहीं है। मुझे ये फॉर्मूला डिराइव करना है फॉर सीरीज कनेक्शन। आर एस स्टैंड फॉर टोटल रेजिस्टेंस इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सीरीज, एस लिखा हुआ है, R1 प्लस R2 प्लस R3। मुझे ये डिराइव करना है, देखो कैसे। पहले ये लिखो, फिर बैक करना पड़ेगा, नहीं तो ये लिखो, हेडिंग लिखो। 2 नंबर का डेरिवेशन आता है ये पूरा लिखो, टॉपिक है ना ये, तो इसके अंदर डेरिवेशन सीखेंगे भी हम लोग। बस ये सीरीज और पैरेलल का ये 2 फॉर्मूले करा दो, यहीं ख़त्म करती हूँ। फ्राइडे है ना हमारी नेक्स्ट क्लास, फ्राइडे, ठीक है। थर्सडे केमिस्ट्री, वेंसडे फिजिक्स, फ्राइडे केमिस्ट्री और संडे बायोलॉजी, डेज टू डिवाइडेड करके। चलें ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो पहले मुझे पूरा बना लेने दो, फिर समझाती हूँ कैसे कैसे स्टेप फॉलो हुए हैं। सुनो, जब भी आप डेरिवेशन करोगे सीरीज और पैरेलल के लिए, सबसे पहले आप सर्किट डायग्राम बनाओगे। इतना कॉम्प्लिकेटेड मत बनाना, इजी सा बनाना, इसने तो बहुत खिचड़ी पका रखी है, ठीक है। आप कैसे दिखा दोगे, नॉर्मल एक सेल दिखा देना, की दिखा देना, एमीटर दिखाओ ना दिखाओ कोई दिक्कत नहीं है, वोल्टमीटर दिखाओ ना दिखाओ कोई दिक्कत नहीं है, बस R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों सीरीज में कनेक्टेड है। अच्छा, सीरीज में क्या चीज़ वेरी करती है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इसका R1 का पोटेंशियल डिफरेंस V1 मान लूँ, R2 का पोटेंशियल डिफरेंस V2 मान लूँ और R3 का पोटेंशियल डिफरेंस V3 मान लूँ। जो चीज़ डिफ़र करती है जिस भी सर्किट में, उस शुरुआत वहीं से करते हैं। डिफ़र क्या करता है सीरीज़ में, पोटेंशियल डिफरेंस, तो हमेशा शुरुआत वहीं से करेंगे जो चीज़ अलग होती है। तो टोटल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 लिख सकती हूँ, इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। अब ओम्स लॉ से मैंने पढ़ा है V इज इक्वल टू IR, पढ़ा है। इस V की जगह में V इज इक्वल टू ऐसे IRS लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती, S इसलिए क्योंकि सीरीज में है। अच्छा, इस V1 की करंट तीनों में सेम बहेगा, इसलिए देखो इस सब का करंट इन्होंने कहीं एक जगह दिखाया हुआ, वैसे तो इनको टोटल दिखाना चाहिए, करंट सब जगह सेम बहेगा। अब इस V1 की जगह IR1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, करंट सेम है। इस V2 की जगह IR2 लिख सकते हैं, इस V3 की जगह IR3 लिख सकते हैं। अब कुछ नहीं करना है, ये वाली वैल्यूज़ को उठा के 1 में पुट कर दो। जो ये वैल्यूज़ तुमने निकाली है इसको 1 वाले इक्वेशन में पुट करो, तो कुछ ऐसा निकल कर आएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 सबका इसी वाले में ये वाली सबकी वैल्यू पुट करते चलो, ऐसा कुछ निकल कर आएगा आपका। I कॉमन ले लिया, बस एक I से एक I कट गया, तो RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब जब भी कोई चीज़ सीरीज़ में कनेक्टेड होगी, जैसे मान लो ये दिया 6 ओम का, ये 3 ओम का और ये मान लो 2 ओम का, तो सोल्यूशन तीनों को प्लस कर दो। दिस इज इन सीरीज, सीरीज का बहुत ईजी है, सबको प्लस कर दो, यही तो निकाला R1 प्लस R2 प्लस R3, सबको प्लस कर दो, टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा। जब भी कोई चीज़ प्लस करके निकालते हैं तो ज़्यादा ही आएगा, इनसे तो ये 6 से 3 से 2 से तो आंसर ज़्यादा ही आएगा ना प्लस करोगे, इसलिए सीरीज़ में टोटल रेजिस्टेंस हमेशा बढ़ जाती है, क्योंकि हम उसका अलजेब्रिक सम कर देते हैं। यही मैंने सिखाया था, सीरीज़ में टोटल रेजिस्टेंस हमेशा बढ़ जाती है। ये इसका डेरिवेशन है कि इंग्लिश वाला पार्ट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना ये सब कुछ ज़रूरत नहीं है, बस इतना लिखना, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 करके, सिर्फ डायरेक्ट ये करके यहाँ तक आप डिराइव कर देना। बट सर्किट डायग्राम मस्ट है बनाना आपको, इसको और सिंप्लीफाई करो, इतना खिचड़ी मत बनाना। डायरेक्ट ये ऊपर का V दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस सेम करंट दिखा देना, सब में करंट आई जा रहा है, V1 प्लस V2 प्लस V3, बस सॉल्व कर देना। दिस डेरिवेशन इज फॉर 2 मार्क्स। ये टोटल लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ V1 प्लस V2 प्लस V3, बस उतना ही, और बस ओम्स लॉ का हेल्प लेके आप वैल्यू पुट करके आंसर निकाल देना। 2 नंबर का डेरिवेशन है ये।
सर आ गए भैया? ये नीचे का कुछ मत लिखना, ये सब उधर से बस यहाँ तक ड्राइव करके छोड़ना। बस पैरेलल का और है, सेम ऐसे ही है। हाँ डायग्राम तो मस्ट है, बिना डायग्राम के डेरिवेशन नहीं है इसका। कभी भी डेरिवेशन है डायग्राम बना के आप चीज़ें दिखाएंगे, R1 + R2 + R3 फिर V1 + V2 + V3। पैरेलल का करना चाहो तो करके देखो, सेम ऐसे ही होगा। जो चीज़ वैरी करती है वहाँ से शुरुआत कर देना, ओम्स लॉ लगा देना। यार बोर्ड में बहुत कम आता है ये डेरिवेशन, सिर्फ और सिर्फ प्री बोर्ड्स और स्कूल एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी है ये। बोर्ड वाले ऐसे क्वेश्चंस नहीं देते, इतना सिंपल नहीं देते कि डेरिवेशन दे दिया आपको सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड। वो सिर्फ न्यूमेरिकल ही देते हैं इन चीज़ों पे बस। चले पैरेलल बढ़े हम लोग। खुद से ट्राई कर लेना एक बार घर पे इसको, ठीक है? ये इससे कॉपी मत करना, तुम लोग को जितना अच्छा लगे उतना सिंपल करके इसको डिराइव कर लेना। बहुत सारे मेथड से डिराइव करने के, ये वाला मुझे बहुत इजी लगता है ओम्स लॉ वाला। ऐसे भी कर सकते हैं, स्कूल का टीचर हो सकता है कुछ अलग तरीके से बताए, तो जो तुम लोग को समझ में आए वैसा है, बस रिजल्ट आंसर तो ऐसे ही आना चाहिए, बस सिंपल। ठीक है, हो गया क्या? चले आगे लास्ट पार्ट देख लेते हैं इसका, आ जाओ। ठीक है, सेम वैसी हेडिंग डालेंगे पैरेलल के लिए। पैरेलल में मुझे प्रूफ करना है, देखो वही इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है 3 रेजिस्टेंस का पैरेलल में। 1/RP, RP स्टैंड फॉर टोटल रेजिस्टेंस या इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन पैरेलल, प्लस 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। मुझे ये प्रूफ करना है फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये जहाँ सीरीज निकाला है वहाँ चाहो तो आप शॉर्ट में कहीं ऊपर लिख लेना, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सीरीज विल ऑलवेज इंक्रीज। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्शन विल ऑलवेज इंक्रीज, कि टोटल रेजिस्टेंस हमेशा बढ़ेगी सीरीज में। प्लस कर दोगे तो कोई चीज़ बढ़ ही जाएगी। दिखा रही हूँ, लिख लेने दो ना सबको यार। बस इसके बाद सिर्फ 2 टॉपिक बच गया आपका, पावर और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बच गया। ठीक है, बस वो करा दूंगी तो चैप्टर ख़त्म है। बस न्यूमेरिकल्स सारे बच गए अभी आपके। ठीक है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बड़े आ गए हम लोग। देख लो सब कुछ सेम है, कुछ डिफरेंस नहीं है, कनेक्शन वैसा ही है। ठीक है, मैंने बस चीज़ों को पैरेलली कनेक्ट करा हुआ है, एक सिंगल वोल्ट मीटर लगाया हुआ है
और तीनों में अलग अलग एमीटर लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पे करंट डिवाइड करता है। तो तुम चाहो तो इसका I1 कर सकते हो, इसका I2 कर सकते हो, इसका I3 कर सकते हैं हम। V सबका सेम होगा। जो अभी हाँ तो यहाँ तो बनाओगे ना, एक सिंगल दिखाओगे ना वोल्ट मीटर, ठीक है। ओम्स लॉ खुद समझने की कोशिश करो, कुछ भी नहीं है, जो चीज़ वैरी होती है वो शुरुआत करी। ओम्स लॉ से मैंने I लगाया, I इज इक्वल टू V अपॉन R, इस I की जगह V अपॉन RP, इस I1 की जगह V अपॉन R1 ओम्स लॉ से लगाया है। यहाँ मैंने V कॉमन ले लिया, 1 अपॉन R1 प्लस 1 इक्वेशन 2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दी है, सिर्फ V को कॉमन लेकर डायरेक्ट निकाल दिया आंसर। सब कुछ सेम है, एक बार खुद से देखो, समझाने वाली कोई चीज़ है नहीं। ओम्स डायरेक्ट ओम्स लॉ लगाया हुआ है सिर्फ। ये मेन इक्वेशन 1 है क्योंकि जो चीज़ वैरी करती है उससे शुरुआत करते हैं, और I और ओम्स लॉ से I का फॉर्मूला लगा के निकाल दिया है। डायग्राम बना लेंगे। एमीटर दिखाने की उतनी ज़रूरत नहीं, सबकी जगह I1 I2 I3 दिखा दो तो भी बहुत है। ज़रूरी नहीं है कि एमीटर दिखाओगे ही दिखाओगे। I1 दिखा दो, इसमें I1 करंट जा रहा है, इसमें I2 करंट जा रहा है, इसमें I3 करंट जा रहा है, तो भी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। एमीटर वगैरह लगा दो तो बहुत किचपिच हो जाता है डायग्राम। अभी न्यूमेरिकल्स कराया नहीं इनको, अभी तो डेरिवेशन ही चल रहा है, टाइम लग रहा है ना। थ्योरी सारी हो गई, बस न्यूमेरिकल्स ही बच गया इनके, अब तो टाइम ख़त्म है। अगर आई परचेज करके 2 पे डाल दो बहुत हो जाएगा। हटा नहीं रही, मैं पूछ रही हूँ, समझ में आ गया ना, नहीं आया होगा तो पूछ लेना। थोड़ा अच्छा बनाना, इतना गिचपिच मत करना एग्जाम में। एमीटर साइड कर देना, सिर्फ I1 I2 I3 दिखा दोगे तो भी बहुत है, और सिंपल सा एक सेल दिखा दो, की दिखा दो, बहुत है। नहीं नहीं, ये थ्योरी कुछ नहीं, ये पार्ट कुछ नहीं, सिर्फ यहाँ तक डिराइव करके छोड़ दो। वोल्टेज का मतलब तो लगाओगे नहीं, कॉमन V दिखाओगे नहीं सब पे, वो तो ज़रूरी है ना। मैं कुछ होमवर्क दे रही हूँ, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस दूंगी। मुझे पता है पेशेंस खो देता है इसके बाद बच्चा, 15 मिनट की पहले ओवर करती हूँ मैं, ठीक है। होमवर्क लिख लेंगे आप सब कुछ, मेरे लिए भेजना मुश्किल है क्योंकि वो इस PPT फॉर्म में है। तो आप सारे क्वेश्चंस नोट डाउन करोगे 3-4, और सारे अभी तक जो भी कराया सीरीज़ पैरेलल को छोड़कर सारे क्वेश्चंस होंगे उसमें, जो जो इम्पोर्टेंट है, जितना मैं करा रही हूँ वही एग्ज़ाम में पढ़ के जाओगे। कोई एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, मेरे न्यूमेरिकल्स पे भरोसा रखना, वही कर लेना बस। क्वेश्चन लिखने में मरना मत, अभी बता रही हूँ, सारे क्वेश्चन लिखने हैं, एटलीस्ट 6-7 क्वेश्चन लिखने ही लिखने हैं आपको अभी। हाँ बिल्कुल, लिख लेना। क्यों आलस करते हो तुम लोग? जितना हो पाए कर लेना, उसके बाद आगे कर, जो बड़े होंगे वो कर लेना। बड़े क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े लेंथी क्वेश्चन होते हैं तो फिर कर लेना। बट मुझे रिटर्न वर्क चाहिए नेक्स्ट फिजिक्स क्लास में, इसके न्यूमेरिकल्स।
जो डाउट्स आएंगे वो मैं क्लास में लूँगी, अदरवाइज सीधे आगे पढ़ाना शुरू करूँगी। इसके न्यूमेरिकल्स छोड़ रही हूँ बस, इसके नहीं दे रही, इसके क्योंकि मैंने अभी डिस्कस ही नहीं करा है। तो पहले मैं थ्योरी पढ़ाऊँगी नेक्स्ट क्लास में, फिर लास्ट क्लास इसके न्यूमेरिकल्स पे लेके चैप्टर ओवर। बैग पैक करना बंद मत कर लेना, पेशेंस रखो, इसको कर लो। क्वेश्चन लिखना है अभी आपको, जितने छोटे छोटे हैं वो सारे लिखने हैं। कुछ क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं है, मैं डिक्टेट करूँगी ऐसे ही। मरो मत, जब इतना पेशेंस रख लिया तो थोड़ा सा और रख लो। मैथ्स में तो कुछ नहीं बोलते तुम लोग। ब्रेक देते हैं? अरे अब सर अच्छे हो गए, भूल गया सर। मैं रोज देती हूँ, इसका नहीं बोला, आज ही नहीं दिया बस मैंने। तो मैं पहले तो ओवर करती हूँ क्लास, वो ब्रेक देते हैं और आगे खींच लेते हैं। कल मुझे कह रहे 9th को मैंने ब्रेक दिया 10 मिनट का और आगे 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ाया। मैंने क्या फायदा तुम्हारे ब्रेक का, आगे बढ़ूँ? ठीक है, यहाँ पे ओवर करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग अभी। मुझे देखना दो क्वेश्चंस हैं कहाँ अभी। हंसना शुरू मत कर देना, उस दिन की तरह गाली खा जाओगे फिर तुम लोग। कौन बोला ये? फिर बोले ना तुम लोग, मना किया ना मैंने बकवास करने से। बोझा ढोलो तुम लोग, गधे। जो छोटे छोटे हैं वो लिखो फटाफट, हेडिंग डाले न्यूमेरिकल्स। हाँ भाई आंसर करने कर लेते। हाँ कब से बोल रही हूँ, होमवर्क डाल लो और करके आना। ट्राई करना, सारे फॉर्मूले एक जगह लिख लेना, फिर ट्राई करना, कुछ ना कुछ तो लग ही जाएगा कहीं ना कहीं। बिना होमवर्क के नहीं आना। मैं होमवर्क ज़्यादा देती नहीं हूँ रोज़ की तरह, लेकिन जिस चैप्टर में ज़रूरत है वो दूंगी। इसके होमवर्क मुझे रिटर्न चाहिए, होमवर्क कॉपी में सबसे। गूगल मत करना, नहीं आएगा तो मेरे पे छोड़ देना, क्लासमेट सारा क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगी मैं। रुक जाओ, लिख रहे हैं बच्चे अभी। चले बड़े आगे, ठीक है। बड़े बड़े होंगे वो तुम लोग ले लेना फोटो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये लास्ट ईयर बोर्ड का क्वेश्चन है। तुम मर जाओ तुम लोग, कहाँ चले गए भाई? इसके साथ अलग ही दिक्कत है। लिख लीजिए। छोटा छोटा है, ठीक है। ये सब लिखने लायक है। ये एक शायद सीरीज पैरेलल पे है, फॉर्मूला दोनों करा ही दिया है। एक बार ट्राई करना, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, मैं फिर कराऊंगी, ठीक है। हिंट मत लेना गूगल से, जितना तुम्हारा खुद का दिमाग है सिर्फ उतना अप्लाई करना, ठीक है। ठीक है, वो लगा हुआ है।